हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CUCET 2018 MSc केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन एंड इसका हम डिस्कस करने वाले ये पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2। तो बिना देर की अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एमिनो एसिड्स दैट हैव आर कॉन्फिगरेशन एट द कायरल सेंटर। एक बात मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं, अगर आपने मेरी एमिनो एसिड्स की लेक्चर देखी है तो उसमें फर्स्ट लेक्चर ही मैंने बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि ऑल एमिनो एसिड जो होते हैं एस होते हैं सिवाय एक के, जो कि आपका 16 होता है। एंड यहाँ पे मैं वो प्रूव भी करने वाला हूँ, मैं आपको इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक आपका जो है ओनली 16 होता है जो कि आर कॉन्फिगरेशन का होता है। एंड यहाँ पे ऑप्शन ये जो हमारा 16 है ये हमारा ओनली आर कॉन्फिगरेशन का है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड में जो आपको NH2 ग्रुप दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा जो कि इस प्लेन में प्रेजेंट होने वाला है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर 1 हो जाएगा, बिकॉज जो उस कार्बन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का फर्स्ट चीज़ जो अटैच्ड है जो ग्रुप वो NH2 है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कार्बन बोथ में अटैच्ड है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यानी ये आपका 2 हो गया, एंड ये OH वाला हो गया आपका 3, एंड ये आपका हो गया 4, यानी ये रोटेट करेगा राइट। ठीक है, यहाँ पे ये आर आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जो है आपका वेज में प्रेजेंट है, यानी ये आपका एस हो जाएगा। यानी हमने पहला प्रूफ कर दिया कि वो हमारा एस कॉन्फिगरेशन का है। ठीक है, एंड दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड में प्रेजेंट होगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, फिर सिमिलरली ये 2 हो जाएगा, एंड ये 3 हो जाएगा। यानी इस तरीके से मूव करेंगे तो ये आपका सिंपली एस आएगा। एंड डाउनवर्ड जो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब सबसे स्मॉल ग्रुप जो है वो सबसे डाउनवर्ड में ही प्रेजेंट है, यानी ये आपका एस ही होने वाला है, यहाँ पे आर नहीं होगा ये। तो ये आपका दोनों एस हो गए। अब बचा क्या आपका ये, अब देखिए कैसे, ये तो आपका नाइट्रोजन फिर से 1 आ गया। अब दूसरा यहाँ पे दोनों पोजीशन पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड में ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे सल्फर है, इसीलिए ये हमारा इस टाइम पे 2 हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आपका इस तरीके से प्रेजेंट है 4 नंबर पे। एंड जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आपका ये इस तरीके से रोटेट होगा, यहाँ पे एस आएगा, बट हाइड्रोजन वेज में प्रेजेंट होने के कारण ये हो जाएगा आर सिंपली। यानी हम कह सकते हैं कि जो 16 है वो आपका ओनली एक आर कॉन्फिगरेशन का है। क्या है? ओनली आर कॉन्फिगरेशन का है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं, बिना सॉल्व किए आप आंसर बता ही सकते थे इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुपर ऑक्साइड डिसमटेज कंटेन्स द मेटल आयन। देखिए जो सुपर ऑक्साइड डिसमटेज जो होता है वो मेनली कंटेन करते हैं कॉपर एंड जिंक कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर एंड आपका यहाँ पे ये जिंक कंटेन करते हैं। ठीक है ना। अगर हम और एक बात करें तो ये मेनली कॉपर एंड जिंक नहीं होता है, इसके साथ साथ जो है आपका Fe एंड Mn का भी पेयर होता है। क्या होता है? Fe एंड Mn का भी पेयर होता है। तो हो सकता है आपको इसके अलावा जो है और भी यहाँ पे कोई ऑप्शन में दे सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे कॉपर एंड जिंक था, यहाँ पे Fe एंड Mn भी आपको पेयर मिल सकता है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, द FBF बॉन्ड एंगल इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखिए BF3 दिया हुआ है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका होता है ट्राइगोनल प्लेनार होता है। देखिए ये आपका हो गया BF, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। एंड यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपका 120 डिग्री। कैसे, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे साइड आइटम कितने प्रेजेंट है? 3, एंड टोटल बॉन्ड एंगल इसका कितना हो जाएगा? ये जो पूरा बॉन्ड एंगल है ये आपका टोटल हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय कितने आइटम्स है? 1 2 3 डिवाइड बाय 3, यानी ये आ जाएगा आपको 120 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, SiCl4 प्लस H2O गिव्स हमें दे रहा है यहाँ पे X प्लस HCl दे रहा है। व्हाट इज X? X क्या है मैं यहाँ पूछा जा रहा है। मेनली अगर हम बात करें इस रिएक्शन में तो मेनली जो फॉर्मेशन होता है ये X की जगह में SiO2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, SiO2 का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे अगर किसी भी ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे SiO2 का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज़ का हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, वो है H4SiO4। ये भी हमारा यहाँ पे आंसर हो सकता है इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर हम बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है H3PO3 होता है। क्या होता है? H3PO3। एंड इसके अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये POH एंड यहाँ पे POH, यहाँ पे फिर से OH।
अब देखिए जितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन ये, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये एंड एक एसिडिक हाइड्रोजन ये, यानी यहाँ पे टोटल आपके 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपकी बेसिसिटी कितनी आ रही है, आपकी बेसिसिटी आ रही है यहाँ पे 3 आ रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नाइट्रोजन नॉट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किस में जो है नाइट्रोजन रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी, या फिर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी x है एंड वो कन्वर्ट होकर x+1 पे चला जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड जब x से x-1 पे चला जाता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर सारे कंपाउंड में देखेंगे सिवाय एक के, तो सारे में जो है x-1 आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी नॉट सिर्फ यहाँ पे x+1 ही या फिर x-1। यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी भी इंक्रीज कर सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको सर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है NH4 प्लस जो कन्वर्ट हो रहा है आपका N2 में कन्वर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +1, यानी इसका अगर हम x मान ले तो ये x+4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -3 एंड इस N2 यानी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई आपकी 0। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे -3 से 0 की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। कितना हो रहा है, +3 इंक्रीज हो रहा है, यानी आप यहाँ पे कहेंगे कि ये प्रोसेस जो आपका ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए यही एक ऑप्शन है जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, जो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इन SO2। देखिए इस क्वेश्चन में जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है धोखा खा जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ जो है सेंट्रल एटम का लोन पेयर और जो है उसे आप काउंट करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी सेंट्रल एटम जिक्र नहीं किया गया। जब तक आपको जिक्र ना किया जाए तब तक आप सेंट्रल एटम को ही सिर्फ ना ले। इस केस के लिए जो है आपको यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, SO2 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, SO2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के पास में 2-2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। कितने, 2-2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 1-2 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड है, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 सिग्मा 2 पाई प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी टोटल 5 लोन पेयर है, यानी 2 सिग्मा 2 पाई एंड 5 लोन पेयर। एंड ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इस क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी नेमिंग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे NH3 क्लोरीन एंड यहाँ पे NO2 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम इसे क्या ले सकते हैं, डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन, यहाँ पे ले सकते हैं क्लोरिडो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ जो नाइट्राइटो ग्रुप जो है, नाइट्राइटी ग्रुप जो है उसमें N से कनेक्टेड है, तो इसे हम लिख सकते हैं NITRI, ठीक है। नाइट्राइटो जो ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है उसका जो है N से कनेक्टेड है, तो डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N, फिर यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं प्लेटिनम 2 कम्प्लेक्स, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 2 कम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे ये है। तो आप यहाँ पे आंसर बोलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग एलिमेंटल गोल्ड इन एक्वारिजिया, ठीक है। तो एक्वारिजिया क्या होता है, ये होता है 1:3 रेशियो का HNO3 एंड HCl का जो है मिक्सचर होता है, 3HCl का ये मिक्सचर, इसे हम एक्वारिजिया कहते हैं, ठीक है। एंड जब आप इससे जो है किसे ट्रीट करते हैं, इसे जो आप एलिमेंटल गोल्ड से जो आप इसे ट्रीट करते हैं, AU से ट्रीट करते हैं, आपने सोनार लोगों को देखा होगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपका एक कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो कम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, वो कम्प्लेक्स का नाम होता है टेट्राक्लोरो, ठीक है, टेट्राक्लोरो एवरेट यहाँ पे 3 यहाँ पे आयंस,
ठीक है, 3 यहाँ पे आयंस होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, ये आपका मेनली जो है AuCl4 यहाँ पे जो है माइनस ये कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे जो अगर आप इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेटिव स्टेट भी आ जाएगी, ठीक है, +3 ऑक्सीडेटिव स्टेट यहाँ पे आपकी Au की आने वाली है। एंड यहाँ पे सिंपली जो है AuCl4 जो माइनस था उसे हम इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे H लगा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेनली हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑल्दो बोथ NF3 एंड NCl3 आर कोवेलेंट, NCl3 अंडरगो हाइड्रोलाइसिस वेयर NF3 डज नॉट, बिकॉज ये क्यों होता है। चलिए मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ। देखिए क्या होता है हाइड्रोलाइसिस में, क्या होता है कि वाटर जो है सिंपली किसी भी जो भी आपके कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में अटैच्ड होता है, ठीक है। कैसे, देखिए जो यहाँ पे अगर हम Cl3 की बात करें, 2 क्लोरीन को मैं नहीं लिख रहा हूँ बाकी, एंड यहाँ पे ये एक NF ले लिए। अब देखिए क्लोरीन पास एक वैकेंट यहाँ पे d ऑर्बिटल होता है, लेकिन फ्लोरीन पास नो वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कोई सा वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता इस केस के लिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप वाटर देते हैं तो वाटर सिंपली जो है इस क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल पे जो है अटैक करके इससे जो है ब्रेक कर देता है, इससे जो है ब्रेक करता है NCl3 को। बट जो NF3 के केस में जो आपका ये नहीं हो पाता, बिकॉज फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए NF3 का जो है आपका यहाँ पे क्या नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोरीन अपनी जो ऑक्टेट है उसे जो है एक्सपेंड कर सकता है, बट फ्लोरीन आपका अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो क्लोरीन कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बाय यूजिंग d ऑर्बिटल्स, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है What would happen when mixture of NaCl K2Cr2O7 is gently warmed with conc H2SO4। देखिए जब NaCl K2Cr2O7 एंड conc H2SO4 को जब आप हीट करते हैं तो मेनली आपका फॉर्मेशन होता है, क्या होता है आप उसे लिख लेंगे रेड वेपर, ठीक है, रेड वेपर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस देखेंगे तो आपके यहाँ पे कहीं भी रेड वेपर नहीं लिखा हुआ है। ओके, एंड सबसे पहला ऑप्शन पे ग्रीन वेपर दिया तो ये तो होगा नहीं, एंड दूसरा क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड, बट ऑप्शन सी देखें तो क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स आर, ठीक है, सोन बाय, किससे यहाँ पे सोन होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता दूं कि जो CrO3 ये दोनों तो फॉर्म होगा ही नहीं, आपको यहाँ पर देख के पता चल गया। ओके, जो CrO3 है, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, बट ये जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ये सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे COENCl2 है, ये इस तरीके से फॉर्म कर सकता है, ये आपका ये N हो गया, ओके, एंड यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ये N हो गया, ये N हो गया, इस तरीके से ये N हो गया, इस तरीके से, एंड एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन एक यहाँ पे। एक फॉर्म तो आपका ये हो सकता है, एंड दूसरा फॉर्म जो आपका, इस फॉर्म को आप नोट कर सकते हैं, एक फॉर्म ये हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड दूसरा फॉर्म जो है ये कुछ इस तरीके का हो सकता है, यहाँ पे आपका ये कोबाल्ट हो गया, एंड ये आपका N इस तरीके से ये N हो गया, एंड यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ओके, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस तरीके से, एंड ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन। तो ये आपका हो गया सिस फॉर्म, एंड वो था आपका ट्रांसफॉर्म। एंड सिस फॉर्म जो होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी यहाँ पे जो है एक कोई भी पीओएस प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एंड इसी कारण जो है ये आपका D एंड L फॉर्म आपको शो करता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए के लिए बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे इस केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज, NO की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी। तो मैंने आपको जो है अपने बॉन्ड ऑर्डर की 3 तरह की ट्रिक बताई थी, आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाके विजिट करके देख लेना, ठीक है, इनऑर्गेनिक की रैंक बूस्टर सीरीज में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करने हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, 15 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, यानी 0.5 माइनस कर देना है, 16 हो जाएगा तो 2, 17 हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, सिमिलरली 13 हो जाएगा तो 2.5, 12 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर NO में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन की 7 एंड ऑक्सीजन की 8, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसके बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा सिंपली जस्ट एंड ट्रिक से जो है यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थैलियम शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, देखिए थैलियम क्यों यहाँ पे डिफरेंट
ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ये आपको पता है ये बोरॉन फैमिली का है। एंड डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो आपको पता है कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है। अब ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी का ना होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट यार। एंड इसी इफेक्ट के कारण जो है थैलियम जो है आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को जो है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेस्लर्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय mixing of solution of Ki with a solution X, then adding KOH solution here here X क्या है? देखिए जो नेस्लर्स रिएजेंट होते हैं मेनली होते हैं इसे बोलते हैं K2HgI4 आपका ये होता है। तो अब तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका Hg वाला एक ही कम्प्लेक्स सिर्फ है वो आपका HgCl2, यानी Ki को जब HgCl2 एंड KOH साथ जब ट्रीट करते हैं तो आपका ये नेस्लर्स रिएजेंट जो है आपका ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका नेस्लर्स रिएजेंट फॉर्म हो जाता है। एंड मेनली अगर मैं आपको बता दूं नेस्लर्स रिएजेंट का जो है ना यूज़ होता है मेनली डिटर्मिनेशन करने के लिए एमोनियम कंपाउंड्स के लिए आपका ये यूज़ होता है मेनली। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द हाइब्रिडेशन ऑफ क्लोरीन इन ClO3 एंड ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस में क्या होगा? तो सिंपली हम यहाँ पे इसकी स्टेरिक नंबर काउंट कर लेते हैं। तो सिंपली क्या होता है स्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन के हो जाएंगे 7। ठीक है, एंड डायटोमिक को हमें लेना नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन डायटोमिक है। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज यानी नेगेटिव यानी हम यहाँ पे एक प्लस कर देना है, तो यानी इसका आ जाएगा 4। तो स्टेरिक नंबर 4 यानी ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन हो गया आपका। ओके, एंड दूसरा ClO4 माइनस के लिए करेंगे तो ये 1/2 यानी क्लोरीन का फिर 7 एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बिकॉज डायटोमिक को लेना नहीं है, तो ये भी आ जाएगा 4 यानी ये भी आपका हो जाएगा sp3 हो जाएगा। यानी बोथ हमारे यहाँ पे sp3 है, आप जाकर कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो है बोथ sp3 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट PCl2F3 इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होंगे? तो देखिए इसके जो 3 स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉसिबल है। यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये P हो गया, 2 क्लोरीन हमारे यहाँ बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो एक्सियल पे होते हैं। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे जो है आपका परसेंटेज S कैरेक्टर वो लो होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एंगल। ठीक है, ड्यू टू लो बॉन्ड एंगल के कारण जो होता है वहाँ परसेंटेज S कैरेक्टर जो होता है वो लो होता है। तो यहाँ पे अगर आप PCl2 एंड F3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपका कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड जो होगा आपका बिकॉज जो क्लोरीन होता है ये भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये आपके एक्सियल पोजिशन पे जा सकते हैं ड्यू टू आपका क्या फ्लक्सोनियल बिहेवियर के कारण जो है ये आपके जो है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन जा सकते हैं जैसे मैंने बोला फ्लक्सोनिटी के कारण, यानी वो देते हैं यहाँ पे कि बेरी सूडो रोटेशन के कारण। तो यहाँ पे देखेंगे ये फ्लोरीन हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हमारा हो सकता है कि ये दोनों क्लोरीन को हमने ऊपर रख दिया, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया एंड ये फ्लोरीन यहाँ पे, ये फ्लोरीन यहाँ पे एंड ये फ्लोरीन यहाँ पे एंड ये क्लोरीन यहाँ पे। एक केस ये भी हो सकता है कि एक फ्लोरीन एंड एक क्लोरीन जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी ये फ्लोरीन यहाँ पे हो गया एंड ये क्लोरीन हो गया एंड यहाँ पे ये फ्लोरीन एंड ये फ्लोरीन एंड आपका ये क्लोरीन हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, इसे मैं अच्छे से बना दो। यहाँ पे देखिए ये हो गए हमारे 3 स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इधर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी एंड इधर होगी, तो ये दोनों जो आपस में जो है कैंसिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कैंसिल कर पाएंगे, यानी यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू 0 का, बिकॉज किसी जगह पॉइंट पे तो आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है। इस केस में देखेंगे ये कैंसिल आपस में, ये कैंसिल आपस में, ये कैंसिल, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो है आपकी जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी। बट थर्ड केस में फिर से आप देखें तो यहाँ पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट फिर से जो है नॉट इक्वल टू आपकी यहाँ पे 0 आने वाली, यानी कितनी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो हमारे यहाँ पे जो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वो है 2। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आंसर की ओर जाएंगे तो इसका आंसर जो आने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर एसिटाइल एसिटनेटो AC लिगेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले जो AC लिगेंड है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, वो होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड
एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O एंड इस तरीके का। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस लोन पेयर से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, एंड ये इस नेगेटिव से भी डोनेट कर सकता है, यानी ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है एंड उसके साथ में ये आपका मोनो नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है एंड दोनों पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे ये ओ डोनर है, क्या है, ओ डोनर है, यानी आप कह सकते हैं ये बाइडेंटेड है, मोनो नेगेटिव है एंड ओ डोनर है। तो यहाँ पे आप आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेप ऑफ XeOF4, इसका शेप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप शेप की बात करें तो यहाँ पे इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से फॉर्म होने वाली, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एंड ये डबल बॉन्ड O एंड आपका ये लोन पेयर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे जो है आपकी शेप है ये आपका ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल एंड ज्योमेट्री अगर मैं आपको बता दूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी SP3 यहाँ पे जो है D2 यानी ऑक्टाइडल ज्योमेट्री आपकी इसके लिए आने वाली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है ZN 3068 जा रहा है प्लस 1N0 दिया हुआ है, ये फॉर्म हो रहा है निकेल 6528 एंड X। तो व्हाट इज X यहाँ पे क्या है, ये पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी कितने काउंट नंबर है एंड इसके कितने नंबर है उसे आप ऐड कर ले। तो यहाँ पे देखिए 68 + 1 कितना हो गया, 69 हो गया एंड यहाँ पे नीचे क्या है आपका 30 हो गया, लेकिन इधर कितना है 65 है एंड यहाँ पे जो आपका 28 है। तो यानी आपको बचा कितना यहाँ पे 69 में 65 अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 4 एंड 30 में 28 माइनस करेंगे तो ये आपका 2 हो गया एंड ये 2 एंड 4 जो होता है आपका ये सिर्फ और सिर्फ हीलियम में होता है एंड ये हीलियम को क्या बोलते हैं आप, इसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ, इसे आप बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन PP एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होंगे। तो चलिए इसका हम पहले हम मिक्सिंग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एंटी बॉन्डिंग पूछा गया है, तो सिंपली देखिए ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड यहाँ पे फिर से हमने ले लिया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे ये आपस में यहाँ पे जो है मिक्सिंग नहीं होगी, ये हमारी डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। तो इस केस के लिए जब आप ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होने वाला है, कैसा, इस तरीके से फॉर्म होने वाला है एंड यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड यहाँ पे अगर आप नोडल प्लेन की बात करें तो ये तो एक नोडल प्लेन है एंड ये एक आपका नोडल प्लेन है, यानी आपका यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 2 नोड्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कितने नोड्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो आप यहाँ पे खुद आंसर बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है जो नोड्स होंगे वो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डाइबोरन यानी B2H6 में जो है नंबर ऑफ 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे B2H6 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारी एक बोरोन हो गई, ये बोरोन हो गई, ये हाइड्रोजन इस तरीके से जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है, ओके, ये इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये एक बॉन्ड है एंड ये आपका एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये मेनली आपका 2 ही आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे इस बॉन्ड में सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में होगा। तो ये एक बोरोन का एंड ये हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हालांकि ये बॉन्ड जो है आप कुछ इंट्रैक्शन के कारण हो रहे हैं, लेकिन ये आपके सिर्फ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही आपके यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडिएशंस विथ द हाईएस्ट एनर्जी अमंग द फॉलोइंग, किसका एनर्जी जो होगा हाईएस्ट होगा, तो वो होगा आपका गामा रेस का जो होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, किसका होगा, गामा रेस का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रा लाइन in the emission of spectrum of hydrogen is equal to 8/9 times the rival constant यानी RH, ठीक है। if the electron jumps from, कब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, तो आपका ये आने वाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा। एंड ये N1 क्या है, जहाँ पे जंप हो रहा है एंड N2 क्या है, जहाँ से आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी लेंगे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है बी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप हो रहा है, 3 to 1 में जा रहा है, ठीक है, 3 to 1 में जा रहा है। यानी इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है RH Z स्क्वायर को जो है हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए तो 1 ले लेते हैं या फिर ना भी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/1 का स्क्वायर
ठीक है, एंड ये माइनस 1 बाय ये 1 का स्क्वायर है, ओके, एंड डिवाइड 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मैं फिर से लिखता हूँ आर एच इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, एंड जब इसे आप एलसीएम लेंगे तो ये आर एच हो गया, एंड यहाँ पे ये 9 हो गया, एंड यहाँ पे 9 माइनस 1 यानी 8 बाय 9 आर एच टाइम्स हो गया, 8 बाय 9 टाइम्स आर एच हो गया। तो ये किस ट्रांजेक्शन के लिए हुआ, 3 to 1 ट्रांजेक्शन के लिए हुआ। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस इन विच मेटल आयंस आर रिड्यूस टू फ्री मेटल इज कॉल्ड। ये आपका प्रोसेस होता है, इसे आप बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे, इसे बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट कोएफिशिएंट ए एंड बी फॉर रियल गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट्स को जो है आपको यहाँ पे याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट क्यों ऐसा ना हो कि अगर मैं आपको यूनिट निकालने का तरीका ही इस केस के लिए बता दूं तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे आपको यहाँ पे याद नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका तरीका ही निकालने सिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप वैन डर वाल इक्वेशन की बात करें तो आपका क्या होता है, ये होता है पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय होता है ये आपका भी स्क्वायर, ठीक है, इंटू भी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, आपका यही क्वेश्चन होता है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, ए निकालना, तो सिंपली आपको क्या करना है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय भी स्क्वायर इज इक्वल टू आप सिंपली जीरो कर दे, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर बाय भी स्क्वायर। अब निकालना में क्या है ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी भी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, प्रेशर को लिखते हैं ए टी एम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे आप लीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे एन स्क्वायर यानी मोल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डाउनवर्ड में यानी ये आपका हो जाएगा मोल, ठीक है, ये डाउनवर्ड में, तो ये 1 बाई ये जो आपके फॉर्मूला में मैंने लिखा तो ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो मोल टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है, मोल टू द पावर हो जाएगी -2, यानी आपका यहाँ पे क्या आया इक्वेशन, मोल यहाँ पे हो गया आपका एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका आया वैन डर वाल कांस्टेंट ए का आया। अब हम बी का निकालते हैं तो भी माइनस एन बी इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, भी माइनस एन बी इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी, एंड बी निकालना है तो भी बाय एन हो जाएगा, एंड भी का क्या होगा लीटर, एंड यहाँ पे एन का हो जाएगा मोल, ठीक है, तो ये हो जाएगा पर मोल एंड लीटर हो जाएगा, पर मोल, ठीक है, एंड लीटर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे अगर आप ऑप्शन में बी देखेंगे तो ये लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल स्क्वायर एंड लीटर पर मोल ये भी हमने लिखा ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ SO2 गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 715 टोर इस कितना होगा, हमें ये पूछा गया डेंसिटी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसे सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पे डेटा नोट कर ले, 35 डिग्री सेल्सियस एंड 715 टोर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमें जो डेटा दी हुई है 715 टोर दी हुई है, क्या हमारा प्रेशर दी हुई है, एंड 35 डिग्री सेल्सियस जो है हमें यहाँ पे टेम्परेचर दी हुई है। तो इस 715 को टोर को हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक में चेंज करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे करेंगे, 715 टोर को 1 एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें चेंज करना है, एंड इसको टोर से डिवाइड कर देंगे, यानी 760 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0. ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9, ये आपकी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.94 एटमॉस्फेयर ATM आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने जो है 715 को जो है एटमॉस्फेरिक में चेंज कर लिया, एंड 35 डिग्री सेल्सियस यानी हो जाएगी आपकी ये वैल्यू, ये हो जाएगी 35 + 273 इज इक्वल टू 308 आपकी ये केल्विन आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे ये दोनों वैल्यू निकाल लिया, अब आपको फाइंड करना है डेंसिटी। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आप जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है NRT होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं P एंड V को तो रहने दिए, N को आप क्या लिख सकते हैं M/M लिख सकते हैं इंटू RT लिख सकते हैं, एंड P यहाँ पे हमारा ये P तो है ही, एंड M को हम लेफ्ट साइड में ले गए, एंड यहाँ पे स्मॉल m/v इंटू RT लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे जो m/v को आप क्या लिख सकते हैं डेंसिटी लिख सकते हैं, यानी PM इज इक्वल टू ये हो गया DRT। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ जाएगी, PM/ हो जाएगी RT, एंड P की वैल्यू क्या है हमारा 0.94 इंटू
जो मोलिकुलर मास है SO2 का वो आ जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर की वैल्यू 0. बिकॉज हमें यहाँ पे जो हमने एटमॉस्फेरिक में लिया है तो आर की वैल्यू ATM में लेंगे तो 0.082 हो जाएगा इनटू आपका जो टी का वैल्यू कितना 308 आपकी वैल्यू आने वाली है। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है अप्रोक्स आ जाएगी 2.38 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2.38 आ जाएगी डेंसिटी ग्राम पर लीटर। ओके, तो यहाँ पे 2.38 अगर आप देखें तो 2.38 की जो है सबसे करीब जो वैल्यू हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ हीलियम मोलिक्यूल एट a given temperature is 40 miles per second. What will be the velocity of O2 at the same temperature? यानी हीलियम का दिया हुआ है, हमें कितना दिया है 40 माइल्स पर यहाँ पे दिया हुआ है एंड हमें सिंपली पूछा गया कि O2 का क्या होगा उसी टेम्परेचर पे, हमें ये पूछा गया है इस केस के लिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दी हुई है वेलोसिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे गैस स्टेट के फॉर्मूले को भी हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे RMS वैल्यू को ले लेते हैं, यानी √3RT, ठीक है, रूट जो है हमारा यहाँ पे √3RT बाय M जो है इज इक्वल टू हमें कितना दी हुई है, हमें 40 दी हुई है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें √3RT को हम यही फॉर्म में रहने देते हैं एंड यहाँ पे M क्या हो जाएगा, हीलियम के लिए 4 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 40 एंड यहाँ पे जो है 3RT, ठीक है, डिवाइड बाय हम इसे 2 लिख सकते हैं, वो 4 का यहाँ पे रूट से बाहर कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा यानी इज इक्वल टू 40 एंड यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो √3RT का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 के बराबर आ जाएगा बिकॉज 40 इंटू 2 हो जाएगा। तो √3RT का वैल्यू हमने निकाल दिया, यहाँ पे हमारा 40 आ गया। अब सिमिलरली हमें जो है इसे ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा √3RT बाय मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड यहाँ पे हम ये कर सकते हैं √3RT डिवाइड बाय MO2 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसे हम 32 ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे √3RT की वैल्यू कितने आ गए, अभी जस्ट हमने निकाला 80 आ गया एंड डिवाइड बाय ये हो जाएगा √32 हो जाएगा। बिकॉज इसे हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे इसे हम लिख सकते थे √3RT डिवाइडेड बाय √32 लिख सकते थे। ओके, एंड जो √32 की जो वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय ये जो √32 ऐसे लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। एंड उसके बाद जो है जब आप यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितने करीब हो जाएगा 4 2 जा 820 एंड जब इसे आप √2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 14.14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 14.14 जो है आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ रिएक्शंस टू बी स्पॉन्टेनियस। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे कंडीशन जो है स्पॉन्टेनियस के लिए सबसे करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी एंड सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है, ठीक है, वो ऑलवेज मोर देन 0 होना चाहिए, ऑलवेज मोर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बिना ऑप्शन देखें यहाँ पे बोलेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन से पसंद आए होंगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।